अस्सलाम वालेकुम। समझ में कुछ नहीं आता किस तरह शुरुआत करूं। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और झूठ कहूं तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, सच बोलूं तो लोग खफा हो जाते हैं। मगर बोलना भी पड़ता है। लोग पूछते हैं, पूरा जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझसे पूछते रहे कि तुमको क्या लगता है। मैंने कहा कि हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, हर उम्मीदवार अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। अब ये तो आखिरी वक्तों में समझ में आता है कि किसने कहाँ तक मेहनत की। अब उम्मीदवार का मेहनत करने का वक्त ख़त्म हो गया और इलेक्शन उम्मीदवार नहीं लड़ता। जीत और हार उम्मीदवार पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्शन लड़ता है वर्कर, और जिसका वर्कर मेहनत करेगा वो जीतेगा। तो वर्करों की टीम, वर्करों का फील्ड पर किस तरीके से महाज बना हुआ है, ये सब देख करके एक अंदाज़ा लगता है। वर्करों को आवाम के बीच वोट के लिए क्या बोलना है, ये जलसे जुलूस के ज़रिए लीडर और उम्मीदवार बताता है। लेकिन हमने देखा कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर से लोग मुतमईन हो कि हाँ नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको वोट देना चाहिए। आज मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अब सब मजबूरी वाली बात है। मैंने 5 साल पहले शेख आसिफ साहब को बोला था कि तुम 5 साल एमएलए रहने के बावजूद गांव ने तुमको लीडर तस्लीम नहीं किया, क्योंकि लीडर वाली कोई खूबी तुम्हारे अंदर नज़र नहीं आती। तुमको शेख रशीद साहब के बेटे की हैसियत से गांव ने पहचाना, और शेख रशीद के बोलने पर शेख रशीद के बेटे हो इसलिए तुमने एमएलए बना दिया, तुमको लोगों ने एमएलए बना दिया। तो उनके अंदर लीडर वाली कोई सलाहियत उस वक्त नहीं थी। बाद में उन्होंने लीडर बनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको तब भी कहा था कि तुमको शेख रशीद के बेटे की हैसियत से लोग पहचानते हैं तो तुमको शेख रशीद के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। मगर वो पता नहीं अलग अलग किस्म के लीडरों के बन के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अभी शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया तो जो शेख रशीद के मानने वाले थे उनकी मजबूरी थी कि अब शेख रशीद साहब के बाद कौन, तो कोई मुतबादिल नहीं था। इसलिए शेख आसिफ साहब को 32 तारीख ये रोड पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हैं, तो कोई सामने से आता हुआ दिखाई देता है तो मोबाइल लेकर के कान में लगा करके मुंडी फेर लेते हैं, सलाम नहीं करते, कार में जाते हैं कांच बंद करके। इस किस्म की शिकायतें बहुत सारी शेख आसिफ के साथ थी। उन सारी शिकायतों के बावजूद लोगों ने शेख आसिफ को अपने लीडर के तौर पर शेख रशीद के मानने वालों ने तस्लीम किया और उम्मीदवार बना दिया। अब वो कितना आगे अपने अंदर तब्दीली लाएंगे वो बात की बात है। मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से एकदम मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हमने पहली बार मुफ्ती इस्माइल को एमएलए बनाया, उस वक्त तक एमएलए बनने तक मुफ्ती इस्माइल ने कभी किसी का एक राशन कार्ड बना करके नहीं दिया था, किसी का एक जन्म दाखिला बना करके नहीं दिया था। कोई सियासी समाजी काम नहीं था, मजहबी दीनी काम बड़ा काफ़ी था। इस्लाम माशरा का जलसा, दीनी खिदमत, इमामत, खिताबत, मस्जिद और मिंबर से बहुत उनके काम थे। मगर सियासी लाइन से जो एक एमएलए का काम होता है, जो सियासी काम होता है, उसमें से एक रुपये का भी काम नहीं था। और 5 साल एमएलए रहने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया तो लोगों ने उनको गिरा दिया। हारने के बाद भी उन्होंने कोई तहरीक, कोई आंदोलन, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया कि जिससे लोगों को दोबारा मौका देते। मगर उनको गिराने के बाद जिनको चुन करके दिया गया था शेख आसिफ साहब, उनकी रौनक, उनका आना परस्ती, उनका मैंपना और मैं जो बोलूँ वही सही, तो इस सब उनके जो गुरूर और घमंड की वजह से लोगों ने मजबूर होकर के फिर से मुफ्ती इस्माइल को मौका दिया। आज जो मुफ्ती इस्माइल साहब के कामकाज बताए जा रहे हैं, तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब के सियासी तदब्बुर, सियासी हिकमत अमली का नहीं है। लोगों ने उंगली पकड़ के चलाया, ये चल रहे। और आज जो इलेक्शन भी मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन का कैंपेन, इलेक्शन की मुहिम जो उनकी चली, और आज जो इलेक्शन है तो उनको जो लोग चला रहे हैं वो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि शायद उनके साथ धोखा दे रहे हैं। जो कुछ भी वर्करों का मेहनताना कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक भी अगर देना है, तो जिनको इन्होंने जिम्मेदार बनाया उन्होंने कहीं पर वर्करों को खड़ा नहीं किया।
आज कहीं पर टीम नज़र नहीं आ रही। अगर इन्होंने 10 वर्करों की बात की होगी कि भाई 10 वर्करों की टीम हमको चाहिए और इलेक्शन कमीशन उसकी इजाज़त देती है, तो सामने वालों ने 2 लोगों को, वर्करों को लिया जो सही है, बाकी 2 ऐसे लोगों को लिया जो गलत है, या 3 ऐसे लोगों को लिया जो गलत है, और 5 लोगों को लिए ही नहीं, खाली चिट्ठी बना ली गई। तो ये धोखा मुफ्ती इस्माइल के साथ हो सकता है। शान हिंद साहिबा की बात है, मुस्तकीम डिग्निटी साहब जब समाजवादी पार्टी में शमूलियत की बात की थी, उन्होंने बोला था कि हम असेंबली में उम्मीदवारी करेंगे। मुझे लगा था कि मुस्तकीम उम्मीदवारी करेंगे। मुस्तकीम बहुत आज तदब्बुर, हिकमत अमली, लीडरशिप की बात मुस्तकीम के अंदर नज़र आती है, मगर शान हिंद साहिबा के अंदर वो बात नहीं है। वो निहाल अहमद की बेटी, तुम आज निहाल अहमद का दौर ख़त्म हो गया। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके मरने के बाद उसकी खूबियाँ बयान की जाती है, लेकिन तुमने इतना निहाल अहमद किया कि लोगों मजबूर हो गए कहीं निहाल अहमद के खिलाफ ना बोलने लग जावे। आज तुम समाजवादी पार्टी में हो, निहाल अहमद जनता दल में थे, निहाल अहमद जनता दल में थे, समाजवादी में नहीं थे। तो तुमने जब समाजवादी पार्टी का टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी की भी खिदमात इस शहर के लिए ऐसी हैं कि तुम उनकी खिदमात के नाम पर भी वोट मांग सकते थे, मगर हमने देखा कि तुमने 500 बार निहाल अहमद का नाम लिया अपने जलसों में, अपने स्टेज पर, और 50 बार भी तुमने अबू आसिम आज़मी का नाम नहीं लिया, जो समाजवादी के लीडरों का नाम ही नहीं लेते तुम। और वो तरीक़ाकार जो बातचीत हुई थी कि इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतने के लिए जो कुछ ज़रूरी होता है सब कुछ करेंगे, मगर मैंने देखा कि मुस्तकीम जितनी तड़प के साथ इलेक्शन लड़ रहा है, उसको उतना सपोर्ट शान हिंद साहिबा की तरफ से उनको नहीं मिला। कहीं कहीं पर उनको मुस्तकीम को रोकने की भी कोशिश की गई। इसलिए आज शान हिंद को जिस तरीके से मुकाबले में आना चाहिए था वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही। और एजाज़ बेग साहब की तो बात ही अलग है। मैंने तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त तो उनको बोला था कि तुमको अगर असेंबली लड़ना है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कि तुम्हारी पार्टी से, कांग्रेस की पार्टी से पार्लियामेंट में उम्मीदवार है, तो तुम अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए निकल जाओ, ये तुम्हारा सेमीफाइनल रहेगा, यहीं से अंदाज़ा लगेगा। मगर वो तो ऐसा था कि एंड टाइम पे आएंगे देख लेंगे, तो एंड टाइम पे कुछ नहीं होता। अब यही हालात है। आज मैंने पूरे शहर का जायज़ा लिया। 5 नंबर वार्ड आयशा नगर हज़ार खोली का है, नूरबाग आयशा नगर हज़ार खोली का 5 नंबर वार्ड है। 6 नंबर नया इस्लामपुरा से लेकर आगरा रोड मर्चेंट नगर मदीनाबाद तक है। 7 नंबर वार्ड में निहाल नगर, सलीम नगर, हुडको कॉलोनी का इलाका आता है। इन तीनों इलाकों के अंदर इक्का दुक्का कल इन्हें टीमें जो है तो वो समाजवादी का काम कर रही है, 4-5 टीमें नज़र आ रही है कि जो मुफ्ती इस्माइल का काम कर रही हैं। 12 नंबर वार्ड का इस्लामपुरे का पक्का इलाका, इस्लामपुरे के अंदर शेख आसिफ साहब, सर्वे नंबर 10 मछली बाज़ार के इलाके में शेख आसिफ साहब शायद कमी है, लेकिन उसी 12 नंबर वार्ड के अंदर कुमारबाड़ा, तकिया, ईदगाह झोपड़पट्टी, कमालपुरा, कसाबबाड़ा, मोमिनपुरे का कुछ हिस्सा, नागछाप झोपड़पट्टी, जाफर नगर की झोपड़पट्टी, इन सब 12 नंबर वार्ड में आने वाले इन सब इलाकों के अंदर भी शेख आसिफ साहब की मजबूत पकड़ नज़र आ रही है। उसके बाद 13 नंबर वार्ड है गोल्डन नगर, मोहम्मदाबाद, खलील हाई स्कूल का इलाका, आजमपुरा, यहाँ समाजवादी थोड़ी बहुत है, मुफ्ती साहब है, लेकिन हसनपुरा, दत्ता नगर, जैतूनपुरा, करीमनगर, शफियाबाद वगैरह इलाकों में वहाँ पर भी 15 नंबर नयापुरा इलाके में अगर शेख आसिफ साहब कहीं कमज़ोर हैं तो 16 नंबर इलाके के अंदर भी उनकी एक आज कोशिश चालू है। 16 नंबर इलाके में जूना आज़ाद नगर, मुंशी सामान नगर वगैरह जो इलाके, राजा नगर के इलाके में उनकी पकड़ है। 17 नंबर में किला इस्लामाबाद का इलाका आता है, वहाँ भी उन्होंने मुकाबले के में अपने आप को दिखाया है। इसी तरीके से 18 नंबर का इलाका जो है वहाँ पर भी गुरुवार वार्ड का इलाका है, गांधीनगर, शब्बीर नगर का इलाका, मदनी नगर का इलाका, उस इलाके में भी शेख आसिफ साहब मजबूत नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में 19 नंबर का इलाका रौनकाबाद, महवी नगर का पट्टा है, सलामताबाद वगैरह, वहाँ पर भी इक्का दुक्का दूसरी रहे नज़र आ रहे हैं। 20 नंबर का इलाका जो नजमाबाद 60 फुटी रोड का इलाका है, दातार नगर है, उस इलाके में जो साबिक मेयर शेख रशीद साहब का और सायरा मैडम का वार्ड है,
उस इलाके में भी जो इलेक्शन का नक्शा नज़र आ रहा है, और 21 नंबर का इलाका जिसमें एक डेपो गुलशेर नगर, गुलशन यासीन, हीरापुरा वगैरह इलाका है, इन तमाम इलाकों का जायज़ा लेने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ शेख आसिफ के वर्कर फील्ड पर नज़र आ रहे हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब के वर्कर नज़र नहीं आ रहे हैं। समाजवादी ने अपनी बेसात भर कोशिश की, एजाज बेग ने भी अपनी बेसात भर कोशिश की। अब ये दोनों लीडरान, शेख आसिफ भी और मुफ्ती इस्माइल भी, ये इस भरोसे पर बैठे हैं कि अगर एजाज बेग वोट खा जाएगा शेख आसिफ की तो मैं चुन के आ जाऊँगा, या शेख आसिफ को जो लोग पसंद नहीं करते वो मजबूरी में मुझे वोट देना ही देना है। और उनके इर्द गिर्द के लोग यही समझ रहे हैं कि जैसा पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त हुआ कि लोगों के यहाँ चिट्ठी नहीं पहुंचाई गई, रिक्शा नहीं लगाए गए, पोलिंग एजेंट नहीं बैठाए गए, वर्कर नहीं लगाए गए गलियों में वोटरों को निकालने के लिए, उसके बावजूद लोगों ने अपनी रजाकाराना तौर पर खुद से लोगों ने अपने अपने तौर पर जा करके ढूंढ करके अपनी चिट्ठी हासिल की और फिर अपने खुद के पैसे से रिक्शा लगा करके अपनी घर की खवातीन को ले आकर के वोट दिया। इस तरीके से अगर कोई करिश्मा हो गया तो मुफ्ती साहब के लिए कोई चांस है, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े मार्जिन से कहीं हार ना जाए। अब ये तो जो तकनीकी एतबार से, टेक्निकल एतबार से जो नज़र आता है फील्ड पर कि भाई 1+1=2 होता है, वो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या होने वाला है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लोग जाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर तो क्या करेंगे, मगर एक जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने बोला, जो मेरा सियासी तजुर्बा है रहा है, जो मैंने इलेक्शन देखते आया हूँ उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और एक सवाल जो मुझसे बार बार किया जाता है कि मैंने शान-ए-हिंद की हिमायत की, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है मैं हमेशा से समाजवादी ख्यालात का, सोशलिस्ट ख्यालात का रहा। और उस वक्त जब मैं सियासत में पहला कदम रखा तो सोशलिस्ट ख्यालात की जनता पार्टी थी, जो पूरे मुल्क में जनता पार्टी थी सोशलिस्टों की। बाद में जनता दल बनी और कुछ जनता पार्टी के लोग उस तरफ गए। उस वक्त मैंने जनता पार्टी का, आज जो लाल हरा झंडा है समाजवादी का, यही लाल हरा झंडा और हलदार किसान का निशान जनता पार्टी का था, मैंने वो अब कायम रखा था। और बस स्टैंड के पास पानी की टांकी, पैराडाइज स्कूल के सामने शॉपिंग में, वहाँ पर मैंने ऑफिस खोला था, लोगों को याद होगा। मैं उस वक्त से मैंने तो सोशलिस्ट का झंडा थाम के रखा है, वही लाल हरा झंडा मेरा कल भी था, आज भी है। जनता दल छोड़ करके, शान-ए-हिंद, मुस्तकीम, डिग्निटी, ये लोग जनता दल से छोड़कर, उनकी पार्टी छोड़ करके वो लोग समाजवादी में आए। तो मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में वो लोग आए, जिस नज़रियात को मैं मानता हूँ उस नज़रियात को उन्होंने माना, जिस झंडे को मैंने थामा था उस झंडे को उन्होंने थामा, जिस लीडर को, अबू आसिम आज़मी को मैं लीडर मानता हूँ, उन्होंने उसको लीडर माना। तो उन्होंने मेरी बात की हिमायत की है, मेरा उनकी हिमायत करने का कहाँ से सवाल पैदा होता है। मैं उनके आने के पहले से समाजवादी, मैं तो होश संभाला तब से समाजवादी था, हूँ और रहूँगा। पार्टी किसी की हो सकती है, नज़रियात किसी की जागीर नहीं हो सकते। मेरी पार्टी के नज़रियात को मैं समाजवादी नज़रियात कहूँ, रहूँगा। ये गलत फहमी निकाल दें और मैं समाजवादी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। लेकिन जो नज़ारा आज शहर में इलेक्शन का दिख रहा है वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम।